नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो में अपने हिंदी व्याकरण का पहले पाठ के जो अंश बचे हुए थे उसको पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं और भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, इनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। तो आइए अब हम पढ़ेंगे कि जो व्याकरण हमने पढ़ा था कि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण के कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से भाग हैं। तो व्याकरण के चार मुख्य भाग हैं। पहले है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है पद और फोर्थ चौथा है वाक्य। तो आइए पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में हम जानें कि वर्ण होता क्या है। वर्ण व्यवस्था में बच्चा वो आता है कि इसमें हमें पता चलता है वर्ण व्यवस्था में हमें जो व्याकरण है वो हमें ज्ञान करवाता है कि कौन कौन से वर्ण हैं, किस वर्ण को किस कैटेगरी में रखा गया है, माने किस वर्ग में है, स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ कौन से हैं, ऊष्म कौन से हैं। ठीक है, तो इन सब की जानकारी और इन वर्णों को बोला कैसे जाता है, माने इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, इनको लिखा किस प्रकार जाता है, किस वर्ग में, जैसे क वर्ग है, प वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, तो माने किस वर्ग में कौन सा वर्ण आता है। तो इन सब की पूर्ण जानकारी हमें किससे पता चलती है, हमारी वर्ण व्यवस्था में। ठीक है, अगला है बेटा शब्द व्यवस्था। शब्द क्या होते हैं, जो वर्णों से जोड़कर बनाए जाते हैं। वर्णों से 3-4 वर्ण इकट्ठे करके जोड़कर उनको इकट्ठा करके माने उनको उनकी संधि करके उनको जोड़कर जब कोई शब्द, कोई एक नया शब्द बनाया जाता है। और शब्द की क्या कंडीशन होती है कि शब्द अपने आप में सार्थक होते हैं, मानो उनका कोई ना कोई मीनिंग होता है, मीनिंगफुल होते हैं, कोई ना कोई अर्थ देने वाले होते हैं। कौन? शब्द। अब इसमें बताया जाता है कि शब्द की, जैसे शब्द की भी अलग अलग कैटेगरी है, यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, देशज विदेशज है, तत्सम तद्भव है। तो इन सब की जानकारी हमें किस में मिलती है बच्चा? शब्द व्यवस्था में। समझ गए? और क्या नाम है? पद। फिर है पद व्यवस्था। पद और शब्द में क्या डिफरेंस होता है बेटा? पहले तो यही हमें पता होना चाहिए कि शब्द हमेशा इंडिविजुअल होता है। कोई भी एक वर्ड मैं बोलूँ, एक शब्द मैं बोलूँ तो वो शब्द ही है। लेकिन जब उन शब्दों को हम किसी वाक्य में डाल देते हैं, जैसे मैं अभी बोलूँ गीता, तो ये एक शब्द है। अब मैं कहूँ गीता स्कूल जाती है, तो अब ये जो अब पूछा जाए, अगर सेंटेंस में लिख के पूछा जाए अब बताओ कि गीता क्या है, तो हम उसको शब्द नहीं कहेंगे। जब वाक्य में होगा हम उसको क्या कहेंगे? पद कहेंगे। समझ आई पद और शब्द में डिफरेंस? कि जब वाक्य में शब्द होगा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, पद। जब वो अकेला होगा कोई शब्द तो वो शब्द ही कहलाएगा, पद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही वाक्य, ये तो पद है। पहले तो हमें पद पता होने चाहिए, फिर उन पदों के जो है भेद हमें पता होना चाहिए, इनकी रचना, ये सब कि पदों का निर्माण किस प्रकार हुआ, क्या क्या कौन कौन से उसके भेद हैं, इन सब की जानकारी हमें किस में मिलेगी बेटा? पद व्यवस्था में। ऐसे ही वाक्य व्यवस्था में जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, किस वो क्या बोलते हैं, अर्थ के आधार पर, जैसे सरल संयुक्त मिश्र है, अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं, उन सब के बारे में डिटेल में, किस वाक्य में कहाँ कौवा वगैरह आएगा, कहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, इन सब की जानकारी हमें किस में मिलेगी? वाक्य व्यवस्था में। तो व्याकरण के कौन कौन से भेद हुए बेटा? 4, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वर्ण में हमारे जो वर्ण होते हैं जैसे स्वर, व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, कौन सा वर्ण किस में आएगा, किस वर्ग में आएगा, सबकी जानकारी कहाँ मिलती है? वर्ण व्यवस्था में। शब्द में आपको पता है वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से शब्द किस में आते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कौन से हैं, प्रयोग के आधार पर कौन से हैं, इन सब की जानकारी हमें शब्द में मिलती है। पद आपको पता है, जब शब्द वाक्य में डाल दिए जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। इनकी भी रचना निर्माण किस प्रकार होता है, इन सब की जानकारी पद व्यवस्था में मिलेगी। वाक्य व्यवस्था में
वाक्य और वाक्य की वो क्या होती है कंडीशन की, ये भी अपने आप में एक पूर्ण भाव देने वाला होता है, पूर्ण एक बात कहने वाला होता है, पूर्णता एक अर्थ देने वाला होता है वाक्य। वाक्य में भी जैसे रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, कहाँ किस वाक्य में कहाँ मतलब पूर्ण विराम आएगा, कहाँ अर्ध आएगा, कहाँ अल्प विराम आएगा, कहाँ पे उद्धरण चिन्ह आएगा, कोष्टक चिन्ह आएगा, इन सब की जानकारी हमें किस में मिलती है, वाक्य व्यवस्था में। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे है भाषा और बोली में डिफरेंस। अब मैंने ये बता दिया था आपको पहले वाली वीडियो में कि भाषा क्या है और बोली क्या है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा हम अब समझ लेते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। कि भाषा का क्षेत्र जो बेटा व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में व्याकरण होनी जरूरी है, व्याकरण का होना आवश्यक है, लेकिन बोली में व्याकरण का होना कोई आवश्यक नहीं है। बोली भाषा के आंचलिक, इसमें लिखा भाषा के आंचलिक रूप का, आंचलिक माने स्थानीय रूप को हम बोली कहते हैं। अभी मैंने बताया था ना, हमारे आसपास जो हम बोलते हैं वो हमारी भाषा न होकर बोली होती है। कुछ कुछ दूर, थोड़ी थोड़ी दूर में जो बदलती रहती है तो वो बोली होती है, जबकि भाषा का क्षेत्र बहुत विशाल होता है। तो यही इसका अंतर है। अब देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद, अभी पूछा जाए भारत के जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में हमारी भाषा का वर्णन है, तो 343 यानी कि 343 जो हमारा अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसमें भाषा का वर्णन है, जिसमें भाषा को हमारी राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा क्या होती है बेटा, कि जिस भाषा में हमारे ऑफिशियल कार्यालयीय वर्क जो किया जाता है वो क्या कहलाती है, हमारी राजभाषा कहलाती है। अब ये तो था अनुच्छेद कि इस अनुच्छेद में 343 जो अनुच्छेद है, इसमें हमारी जो है भाषा को हिंदी भाषा माना गया, राजभाषा माना गया है। 343 अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है। और हमारे भारत के संविधान की अनुसूची कौन सी है जिसमें भाषाओं का वर्णन है, 8वीं अनुसूची। और आज के समय में हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मंजूरी दी गई है, स्वीकृति मिली है, 22 भाषाओं को, यानी कि हमारे देश में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाएं जो हैं घोषित किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर जो उनको मान्यता प्राप्त है। ये कुछ इनकी जो भाषाओं के नाम है, जैसे असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली या संताली, संस्कृत, सिंधी या हिंदी। ये भाषाएं जो है किसी न किसी राज्य में उनकी मुख्य जो है भाषा है। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये हम अभी इनके बारे में भी हमें डिटेल में हम आगे समझेंगे कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब देखिए हिंदी, अब ये कह रहा है हिंदी भाषा की भी विभिन्न बोलियां हैं, यानी कि हिंदी भाषा जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है इसकी भी अनेक बोलियां हैं। इसके अंतर्गत भी अनेक बोलियों को सम्मिलित किया गया है, मिलाया गया है। अब यह क्या कह रहा है कि हिंदी की इन बोलियों को, यानी कि बहुत सारी बोलियां हैं, तो हिंदी की बोलियों को कितने क्षेत्र के आधार पर, यानी कि जगह के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है। तो पहली पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, कितने भागों में बांटा गया हिंदी को, हिंदी की बोलियों को 5 में बांटा। अब पश्चिमी हिंदी के अंदर क्या आता है, एक तो खड़ी बोली आती है, ब्रिज भाषा आती है, हरियाणवी आती है, बुंदेली आती है और कन्नौजी। ये कौन सी भाषा में आएंगी भैया, पश्चिमी हिंदी में। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी, इसमें कौन कौन सी आएगी बेटा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी आएंगी पूर्वी में, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट है राजस्थानी हिंदी, इसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी और ये क्या है, डंडाणी और हाड़ौती, अहिरवाटी और निमाड़ी। ये सब किस में आएंगी, राजस्थानी में। पहाड़ी में कौन सी आएगी, गढ़वाली, कुमाऊनी और हिमाचली। ये किस में है बच्चा, पहाड़ी में। और बिहारी में कौन सी हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये सब किस में हैं, इसमें ये सब किस में बताइए, बिहारी में। तो बोली कितनी बताई हिंदी भाषा के अंतर्गत, 5 भाग, बोली नहीं, 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है।
जैसे पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। फिर इसके अंदर बताया गया है कि कौन सी बोली किस भाषा किस हिंदी के कौन सी डायरेक्शन के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बेटा, हिंदी का मानक रूप। मानक माने होता है जिसको मान्यता दे दी है, जिसको सर्वसम्मति से सहमति मिल गई है, जो सभी ने जिसको परमिशन स्वीकृति दे दी है, वो होता है मानक रूप कहलाता है। जो बुद्धिजीवी हैं, जो सुसंस्कृति यानी कि बुद्धिजीवी सभ्य जो लोग हैं, उनके द्वारा जो है हिंदी के मानक रूप जो उसको मान्यता दी है। जिस जो मान्यता, मानक रूप का मतलब है जो विदेशों में, सब हमारे देश में, जिसमें केवल इक्वलिटी है, एक रूपता है, जिस भाषा में जिस बोली को एक रूपता मिल गई है कि वो वही उसी तरह तो वो वहाँ बोली जाती है, उसी तरह हमारे यहाँ बोली जाती है, उसमें बिल्कुल इक्वलिटी होती है, समानता होती है उसमें, तो वो भाषा का कौन सा रूप हो जाता है, वो क्या रूप, उसको क्या माना जाता है, मानक रूप। मानक माने मान्यता जिसको मिल गई है। और इस जो मानक रूप होता है उसी के अंदर हमारे जो लिटरेचर लिखे जाते हैं, साहित्य लिखे जाते हैं, जैसे उपन्यास, निबंध, कहानियाँ, ठीक है, संस्मरण, ये सब सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, मानक रूप में। तो हिंदी का मानक रूप भी तैयार किया गया, जिसमें एक रूपता लाने के लिए इस रूप को मान्यता दी गई, और जिसको मान्यता दी गई है वो पूरे चाहे विश्व में लगा लो, दूसरे देशों में लगाओ या अपने देश में, वो उसमें इक्वेलिटी होती है, समानता होती है, और उसी भाषा के अंतर्गत भी साहित्य की रचना की जाती है। तो ये था हमारा जो है फर्स्ट, पहला जो है पाठ था बेटा, जिसमें हमने भाषा, बोली, व्याकरण, भाषा के दोनों रूप, व्याकरण, भाषा और बोली में अंतर, और व्याकरण के कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, तो एक बार बेटा जो जो इसमें से प्रश्न बन रहे हैं वो आप अपनी रफ नोटबुक में लिख के देखेंगे। फिर मैं आपको इन सब क्वेश्चनों की, इन सब प्रश्नों की फ़ोटो आपके पास भेज दूंगी, फिर आप उनको फेयर नोटबुक अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेंगे। रफ नोटबुक में लिखवाने का मेरा केवल एक ही पर्पज़ है कि आप अपने आप से इनको बनाना सीख लेंगे, और जब आप जब भी हम कोई चीज़ लिख कर देखते हैं तो वह उसके कुछ अंश हमारे दिमाग में रह जाते हैं परमानेंटली, जो हमें इन चीज़ों को याद करने में हेल्पफुल होंगे, सहायक होंगे। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद।